कोरोना से वही लोग ज़्यादा मरे जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है कि नहीं है। अगर इम्यूनिटी मजबूत थी जिनकी लोगों की, उनको कोरोना हुआ तो बाहर के ही बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस वगैरह हमारे शरीर में जल्दी अटैक कर देते हैं और हमको घेर। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो भी बीमारी आती है। अब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर क्यों होती है? पहले तो ये मजबूत हुआ करती थी, आज कमज़ोर क्यों? उसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण, एक तो अपने खान पान की क्वालिटी बिगड़ गई, यानी जो पोषक तत्व पहले मिला करते थे वो पोषक तत्व को मिल नहीं है, उसकी जगह केमिकल ज़्यादा जा रहा है। और दूसरा उसके कमज़ोर पड़ने का कारण है कि पुराने ज़माने में लोग सारा काम अपने हाथों से करते थे, और सारा काम मशीनों से हो रहा है, तो एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। एक्सरसाइज न हो पानी जो है, शरीर की गंदगी वापस बाहर निकल रही है। इन दो कारणों की वजह से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर। चौथा कारण है बिगड़ी हुई अपनी लाइफ स्टाइल। सुबह को लेट उठना, रात को लेट सोना, रात को लेट खाना खाना, खाने के साथ जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसका ध्यान न रखना। आज हम दूध के साथ साथ खटाई खा लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग ध्यान रखते दूध के 3 घंटे बाद तक खटाई नहीं खाते। खाते नहीं खाते? या शादी में जाओ तो दूध जलेबी भी चल रही तो दही बड़े के साथ चल रही होता नहीं होता। इसके अलावा किस मौसम में कौन सा भोजन लेना चाहिए उसकी भी हमें जानकारी दी। आज मार्केट में चले जाओ तो सारी सब्जियां बाहर, नशीले पदार्थ आम जिंदगी में शामिल हो। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह हम भूलते जा रहे हैं। तो ये जो अपनी बिगड़ी हुई जीवन शैली है ये भी काफ़ी हद तक बीमारियों के लिए जिम्मेदार। पांचवा बीमार होने का कारण होता है दवाइयों में बहुत ज़्यादा लेट होता है। आज हमको कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख के दे रहा है वो भी केमिकल और सिंथेटिक है। तुरंत आराम के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसी चीज़ को लगातार लंबे टाइम तक लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो केमिकल भी हमारे शरीर के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और डिपॉजिट होते 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 आगे जाके साइड इफेक्ट पैदा रहेगा, नई बीमारियाँ। पेन किलर कितना नुकसान करती है हमें पता ही नहीं। पेन किलर की वजह से आज किडनियाँ फेल हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे कारण पेन किलर की वजह से। अपन तो सोचते हैं कि नहीं हमने गोली खाई अपने आराम मिल गया, छोड़ गए, लेकिन ये नहीं पता इस शरीर में क्या हो रहा है। तो एलोपैथिक दवाइयों पर ज़्यादा निर्भरता भी बीमारियों का कारण। और छठा बीमार होने का कारण है रेडिएशन। रेडिएशन और ओजोन परत में छेद हो जाता है। आज मोबाइल हर किसी के हाथ में, मोबाइल से कितना रेडिएशन होता है बताने की जरूरत है क्या? मोबाइल से बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है। इसके अलावा ये रेडिएशन टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से भी होता है, इवन लाइट से भी रेडिएशन होता है, लेकिन मोबाइल से सबसे ज़्यादा होता है। सबसे नज़दीक भी हमारे मोबाइल ही रहता है। इसके अलावा अपने पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन परत है जिसमें पोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा छेद हो चुका है। तो जो सूरज की हानिकारक किरणें पहले जमीन तक, भारत में तो बहुत कम है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया की ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद है, तो वहाँ पे आपको स्किन कैंसर के पेशेंट बहुत मिल जाएंगे। चमड़ी का कैंसर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेन 6 कारण होते हैं अपने दिमाग में। इसमें से जो ये पहले 3 कारण, खासतौर में वातावरण की स्थिति, टेंशन और इम्यूनिटी पावर का कमजोर है, ये तीनों कारण लगभग 80% बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। और बाकी के तीनों कारण यानी बिगड़ी हुई जीवन शैली, एलोपैथिक दवाइयाँ और रेडिएशन, ये तीनों कारण लगभग 20% बीमारियों के लिए जिम्मेदार। अब हम बात करेंगे जो बीमारियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा शरीर बना हुआ किस चीज़ से, इससे भी थोड़ा समझ लेना। आप बता सकते हैं नए लोगों में से अपना शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? नए लोगों में से कोई बताए अपना शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? कोई नहीं बताएगा? बताइए कोई
मजा नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। या कोई ऐसा नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, हमारा शरीर किस चीज़ से बना है बताएंगे कोई? देखिए कई लोग कहते हैं हमारा शरीर हड्डियों से, मांस से, चमड़ी से और रक्त से बना है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, गलत नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वो भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, वैज्ञानिक रूप से हम हमारे शरीर को देखें तो हमारा शरीर मूल रूप से छोटी छोटी कोशिकाओं से, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, सेल। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? सेल। अपनी जो उत्पत्ति होती है, एक कोशिका पिता से आती है और एक कोशिका माता से। दोनों कोशिका मिलकर एक कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। हिंदी में अपन इसको भ्रूण बोल सकते हैं, भ्रूण। एक कोशिका पिता से आती है, एक कोशिका माता से आती है, दोनों कोशिका मिलकर एक बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ये फिर कोशिका क्या होती है? डिवाइड होना शुरू हो जाती है। एक कोशिका दो भागों में मर जाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से मल्टीपल होती है, गुणित होती है। फिर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं, जिसको इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर शरीर के अंग बनाते हैं। हार्ट, किडनी, लीवर, आँख, नाक, कान, ये सारे शरीर के अंग बनते हैं। फिर बहुत सारे अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सारे तंत्र बनते हैं। और इन सब तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। सबसे पहले एक कोशिका बनी, एक डिवाइड होकर 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, गुणित हुई, मल्टीपल हुई। बहुत सारी कोशिकाओं ने आपस में मिलकर उत्तक बनाए, बहुत सारे उत्तक ने मिलकर अंग बनाए, और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं, और उन सब तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा शरीर है ये अरबों खरबों कोशिकाओं का बंडल है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर के किसी भी अंग का कोई भी भाग उठा के आप माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन के नीचे रख के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोशिका मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बात अलग है कि हड्डी की कोशिका अलग होती है, चमड़ी की कोशिका अलग होती है, मांसपेशी की कोशिका अलग होती है, खून के अंदर कई तरह की कोशिकाएं होती है, लेकिन होती सारी कोशिका। और इन सब कोशिकाओं की शुरुआत मात्र एक कोशिका से, सबसे पहले एक कोशिका बनी, उसी से फिर अलग अलग बनी। यानी अपने मानव शरीर के अंदर 220 अलग अलग तरह की कोशिकाएं, जैसे हड्डी की एक हो गई, चमड़ी की एक हो गई, मांसपेशी की हो गई, इस तरह से 220 अलग अलग तरह की कोशिकाएं, कुल मिला के अरबों खरबों कोशिकाओं का बंडल है। अब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका का भी एक काम निर्धारित है कि उस कोशिका को क्या काम, और हर कोशिका को अपना काम पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत। और हर कोशिका अपनी एनर्जी खुद बनाती है। कैसे बनाती है? अपन जो खाना पीना लेते हैं उसमें से पोषक तत्व ले लिया, और जो श्वास लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन। पोषक तत्व और ऑक्सीजन ये दोनों खून के अंदर मिल जाते हैं, और खून जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर रोटेट होता है, घूमता है। हमारे शरीर के अंदर खून की नलियों का जाल बिछा होता है। कहीं पे ये नली बड़ी होती है, कहीं पे उससे छोटी होती है, कहीं पे छोटी 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 होती होती बारीक से बारीक जो खून की नली होती है वो बाल से भी सोखना पड़ता है। और इन खून की नलियों को काट कर अगर हम एक लाइन में बिछा दें, सबसे पहले बड़ी दूर से एक लाइन में बिछा दें तो इनकी लंबाई होती है लगभग 1,00,000 किलोमीटर। यानी धरती के 3 चक्कर लग जाएं, इतनी खून की नलियों का जाल अपने शरीर के अंदर है। उसके अंदर खून बहता रहता है, और खून के साथ साथ वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी बहते रहते हैं। खून जो है वो हर कोशिका तक पहुंचता है, और खून के माध्यम से ही कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। कोशिका को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो खून में से ले लेती है और ऑक्सीजन भी ले लेती है।
अगर कोशिका के अंदर पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंच गए तो हर कोशिका के अंदर क्या होता है, भट्टी होती है, जिसको साइंटिफिक भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सिंपल भाषा में भट्टी समझ सकते हैं। तो उस भट्टी के अंदर उस ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन बर्न होती है, ऑक्सीजन जलती है। उस ऑक्सीजन के जलने से उन पोषक तत्वों से एनर्जी होती है और उस एनर्जी से उस कोशिका का काम संपादित। मतलब हर कोशिका एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। जैसे फैक्ट्री में काम होता है ना, उस तरह से हर कोशिका फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल जाता है, वहाँ पे पावर यूज किया जाता है, फिर उससे फिनिश गुड तैयार होता है, वो बिकने के लिए चला जाता है और जो वेस्टेज होता है वो बाहर। सेम हमारी कोशिका के अंदर भी यही होता है। रॉ मटेरियल क्या हो गया, न्यूट्रिशंस, जो अपन खाते पीते उसमें से जो पोषक होते हैं वो उसका रॉ मटेरियल। पावर क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बर्न होती है, ऑक्सीजन को ही जलाया जाता है, तभी उनसे एनर्जी बनती है। तो फिनिश गुड क्या हो गया, एनर्जी, और जो वेस्टेज होता है वो हमारे शरीर से बाहर। तो हर कोशिका एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये मान लीजिए। लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है, पोषक तत्व तो जा रहे हैं कम और केमिकल जा रहा है ज़्यादा। तो प्रॉपर वे में एनर्जी बनेगी नहीं, और जब प्रॉपर वे में एनर्जी बनेगी नहीं तो उस कोशिका का काम पूरा नहीं, और जब कोशिका का काम पूरा नहीं होगा तो वो कोशिका धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, धीरे धीरे मरने लगती है, खत्म होने लगती है। एकदम से खत्म नहीं होती, धीरे धीरे। आज यदि बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके शरीर के सभी अंगों की सारी कोशिकाएं लगभग 100% लेवल पे काम कर रही होती है, बशर्ते उसको माँ के गर्भ में अच्छा पोषण मिला है तो 100% लेवल पे काम करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसके शरीर के अंदर कचरा जाना शुरू होता है, वो कचरा जाके कमज़ोर अंगों की कमज़ोर कोशिकाओं को तोड़ के उनके अंदर डिपॉजिट करने लगते हैं, और डिपॉजिट होते होते वो कोशिकाओं की फंक्शनिंग को बिगाड़ना शुरू होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है और कचरा जाता है, कचरा तो लगातार जाता हर पल जाता है। जब बच्चे ने जन्म लिया था उस समय उसकी कोशिकाएं 100% लेवल पे काम कर रही थी। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, कचरा शरीर के अंदर गया, उन कोशिकाओं की काम करने की क्षमता 90% आ गई, नीचे आ गई। फिर जब और बड़ा हुआ और कचरा गया, कचरा लगातार जा रहा है, लगातार जाके वहाँ पे जमा हो रहा है, तो 90% लेवल पे कोशिकाएं काम कर रही है, 80% लेवल, फिर धीरे धीरे 70% आ जाती है। इस तरह से कोशिकाओं के काम करने का लेवल घटता है। एक स्थिति वो आती है बहुत सारी कोशिकाएं 50% लेवल से भी नीचे काम कर रही है, और जब ये स्थिति आती है तब वो बीमारी के रूप में हमारे सामने है। तब तक हमें बीमारी का पता लगता है। हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आता है, देखते सुनते हैं। आजकल आ रहा है हीमोन कैमरा, पहले तक उसको पता नहीं होता है, BRIN, तो छोड़ो 10 मिनट पहले तक पता नहीं होता है कि मुझे हार्ट अटैक आना। तो क्या ये बीमारी 10 मिनट में पनप गई? क्या ये बीमारी 10 मिनट के अंदर पनप गई? नहीं, ये बीमारी सालों से पनप गई। सालों पहले उसकी हार्ट की कोशिकाओं में कचरा जमा होना शुरू हो गया, वो जमा होता रहा और एक नजर का कारण। अब विडंबना ये है कि किसी भी बीमारी के बारे में हमको पहले पता ही नहीं चल पाता। अगर पहले पता चल जाता तो हम उसका इलाज करा सकते थे, लेकिन पता उस स्थिति में चलता है जहाँ पे वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर चुका है। फेफड़ों की कोशिकाओं में जमा होने लग गया तो कफ का रूप ले लेगा, दम की शिकायत जमा होगा। यही कचरा जाके अगर किडनी के अंदर जमा हुआ तो पथरी बन जाएगा या किडनी फेलियर के चांस होगा। लीवर के अंदर जाके जमा हुआ तो लीवर से संबंधित तकलीफ होगी। अपने पेट के अंदर पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, अग्नाशय ग्रंथि, उसके अंदर अगर जाके जमा होना शुरू हो तो इंसुलिन का निर्माण प्रभावित होगा, डायबिटीज होगा। यही कचरा अगर जॉइंट्स के अंदर जाके जमा होना शुरू हो गया तो जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएगी या घटका बल होता है। यही कचरा अगर खून की नलियों के अंदर अगर जाके जमा होना शुरू हुआ तो बीपी की शिकायत हो जाएगी या क्लोटिंग हो जाएगी या ब्लॉकेज। यानी शरीर के जिस अंग के अंदर जाके कचरा जमा होना शुरू होगा उस अंग से संबंधित बीमारी हमको आनी ही आनी है। डॉक्टरों ने या मेडिकल साइंस ने भले इसको अलग अलग नाम दे दिया, उसको हार्ट की बीमारी है, इसको किडनी की बीमारी, इसको ब्रेन की बीमारी, बीमारी कुछ भी नहीं है, मेन बीमारी है कचरा। अगर हमारे शरीर के अंगों की कोशिकाओं के अंदर जाके कचरा जमा ना हो सके तो हम बीमार नहीं हो सकते। अब कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी है, लेकिन वो भी स्वस्थ नहीं, भले आज उसको बीमारी का लेबल नहीं लगा है,
लेकिन खा पी तो वो भी वही रहा है ना जो हम खा रहे हैं, वो भी उसी वातावरण में जी रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, और उसके भी शरीर की गंदगी निकालने की क्षमता लिमिटेड है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसके शरीर के अंदर कचरा जमा नहीं हो रहा है? उसके शरीर में भी कचरा जमा हो रहा है, जो आज भले बीमारी के रूप में सामने नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको भी बीमार पड़ना ही है। यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, या तो वो बीमारी का लेवल लेके जी रहा है, या वो प्री इलनेस वाली पोजीशन में जी रहा है, बीमारियों से पहले वाली स्थिति में जी रहा है, स्वस्थ कोई भी। तो अब सवाल आता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त है कि शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। मिल सकता है? नहीं मिलेगा। आप कितने भी कोशिश करके देख लो, इन तीनों चीज़ों को आप शुद्ध रूप में पा ही नहीं सकते। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तीनों चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि तो फिर हम कैसे स्वस्थ हैं? उसके लिए फिर दूसरा रास्ता ये है कि खाने पीने और वातावरण के द्वारा जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, उसको अंदर जाने से तो हम नहीं रोक सकते, वो तो जाए, लेकिन जो अंदर जाके कोशिकाओं के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, उस कचरे को अगर अपन वापस बाहर निकाल दें तो हम स्वस्थ हैं। तो उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है। अब ये क्या है, हम उस पर बात करें। मशरूम जानते हैं? मशरूम के बारे में तो जानते होंगे। सांप की छतरी देखी होगी बरसात के दिनों में, खुम्बी भी आती है जिसकी सब्जी बनती है, बारिश के दिनों में आती है। तो अपन ने तो मशरूम की 2 4 5 अलग अलग वैरायटीज़ देखी हो, तो अपन ने तो ये मशरूम की 2 4 5 अलग अलग वैरायटीज़ देखी होगी, लेकिन दुनिया भर में इसकी लाखों वैरायटीज होती है। अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग प्रजातियाँ पाई। उन लाखों वैरायटियों में से वैज्ञानिकों ने अब तक इसकी लगभग 38,000 प्रजातियों की शोध की है, जानकारी, और 38,000 प्रजातियों में से लगभग 36,000 तरह की वैरायटी जहरीली पाई। उसके जहरीली होने का भी एक कारण है कि कुदरत ने इसमें एक अजीब सा गुण दिया कि ये जहाँ भी पैदा होती है अपने आसपास के 3 फुट के एरिया में, कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ होगी उसको अंदर एब्जॉर्ब करने की बात है, इसलिए हो जाए। आपने देखा वो जो सांप की छतरी पैदा होती है अक्सर गंदी जगहों पर पैदा होती है, तो अपने आसपास की गंदगी को वो अपने अंदर खींच लेती है, इसलिए वो जहर। और अपने बुजुर्गों ने जो उसको नाम दिया है सांप की छतरी, वो भी सोच समझ के दिया है ताकि लोग सांप की छतरी समझ के उससे दूर रहें, वरना सांप का उससे कोई लेना देना नहीं, उसके नीचे कोई सांप नहीं रहता, वो जहरीली ऐसे बुजुर्ग नाम दे दिया सांप की छतरी। तो इस तरह से 36,000 तरह की वैरायटी जहरीली हो जाती है। लगभग 2,000 तरह की वैरायटी ऐसी होती है जो खाने के काम आती है, जिनको फूड मशरूम खाते हैं। और इन 2,000 वैरायटीज़ में से भी लगभग 200 तरह के मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ न कुछ औषधीय गुण पाए गए। जैसे अपने घर में हल्दी में, आंवला में, तुलसी में कुछ न कुछ गुण पाए गए, इस तरह से 200 मशरूम में। इन 200 मशरूम में से भी 6 तरह के मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा मात्रा में औषधीय गुण पाए गए जितनी भी जड़ी, यानी हमारे शरीर के लिए इस दुनिया में लाइव जा रही है कि उठ के देख सारे में मलेशिया के डॉक्टर लिन सियोजिन हुए हैं, एक जोरदार तालियां उनके लिए हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में हुई। उन्होंने 1983 से लेकर 1993 तक 10 सालों तक इन 6 मशरूम पे गहन शोध किया और इनके गुणों की जानकारी। तो इनको इन 6 मशरूम में 200 के लगभग ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स मिले थे जो मानव शरीर में जाकर फायदा ही फायदा करते हैं, और वो एक भी तत्व ऐसा नहीं ढूंढ पाए जो नुकसान। दुनिया में आज तक एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं मिल पाई है जिसमें 150 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए गए, और 150 पोषक तत्व किसी में मिले भी हैं तो उसमें कोई तत्व ऐसा भी मिला है जो नुकसान भी पहुँचे। ये 200 तो फायदेमंद तत्व ढूंढ चुके थे, हानिकारक एक भी नहीं ढूंढ। ये बात है 1993 के बाद भी इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च जारी है, और अब तक वैज्ञानिकों ने 400 के लगभग इस पोषक तत्व ढूंढे, और हानिकारक तत्व आज तक एक भी नहीं। तो डॉक्टर लिन सियोजिन ने क्या किया, 1993 में
इन 6 मशरूम को आपस में टिश्यू कल्चर मेथड, जिसको हम संकरण विधि कहते हैं, उससे मिला के एक मशरूम बना दिया, जिसे नाम दिया लाल मशरूम, रेड मशरूम। साइंटिफिक भाषा में इसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिफर। ये देखा ये गैनोडर्मा ल्यूसिफर। एक जोरदार ताली इसके लिए। ये काफ़ी सालों से मेरे जेब में रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा इसका कलर डिम हो गया है, लेकिन जब पैदा होता है तो इसकी शाइनिंग इस तरह से होती है। इसके स्पिरिचुअल इफेक्ट्स भी है, इसके आध्यात्मिक प्रभाव भी है, इसलिए हम जेब में रखते हैं। घर में हम पूजा के स्थान पर भी इसको रखते हैं। ये जहाँ पे जड़ी बूटी रहेगी वहाँ नेगेटिव एनर्जी नज़दीक नहीं आ सकती। और हमने इसकी स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत सारे रिजल्ट्स दिए। इसलिए हम जितने भी लोग डीएक्सी में काम कर रहे हैं सबके जेब में ये आपको। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये देखिए चमक अभी इसकी बरकरार। तो उन्होंने क्या किया, इसको तैयार करके, इसको क्रश करके इसका पाउडर बनाया, और इस पाउडर का अपने मानव शरीर पर रिजल्ट चेक किए। उनको चमत्कारिक रिजल्ट, इतने शानदार रिजल्ट मिले कि उन्होंने सोचा ये प्रोडक्ट अगर दुनिया के सामने रखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। ये सोच के 1993 में उन्होंने मलेशिया में अपनी फैक्ट्री रखी। आज लगभग 31 साल इस कंपनी को कंप्लीट होने वाले हैं, और 31 सालों के अंदर 200 से भी ज़्यादा देशों के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट, और वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट। टीवी में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में कहीं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया, उनको फ़ायदा हुआ तो उन्होंने आगे बताया, जिन्होंने विश्वास किया, दिया फ़ायदा, और आगे जाके बताते चले। अब आप सोचिए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के मात्र 31 सालों के अंदर 200 देशों के अंदर तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक सकता है, तो प्रोडक्ट की क्या ताकत है? बिना ताकत कैसे बिक सकता है? आपने लिया, आपको फ़ायदा नहीं होता, आप आगे बताओगे? फ़ायदा हो रहा है, आगे से आगे फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए आप गूगल पे जाके सर्च करके देखना, आपको एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो 100 से ज़्यादा सालों से चल रही हो और 150 देशों में भी पहुँच रही। एक भी कंपनी, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 200 देशों के अंदर बिजनेस कर रही है, और वो भी मात्र 31 साल। अब आता है अपन मेन बात पे कि जड़ी बूटी हमारे शरीर के अंदर जाके काम कैसे करती है। कैसे है कि जड़ी बूटी सब बीमारियों को भगा देती है और हमेशा हमको स्वस्थ रखती है। हम जैसे इसको लेना शुरू करते हैं, पहला काम करेगी ये स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब डायग्नोज करें, जांच करें। आज हमको कोई भी तकलीफ होती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले कुछ जांचें लिख के दे देता है, लिखता नहीं लिखता कि सीधा दवाई लिख के दे देगा, पहले कुछ जांचें कराए। सारी जांचें करा लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को पता चल जाए कि बीमारी कहाँ पर है। कई बार पता चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। लेकिन मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, ये दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि इसकी स्कैनिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो अरबों खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएँ, उन कोशिकाओं में कितनी भी गहराई तक अगर कोई कचरा छुपा हुआ है तो ये उसका पता लगा, और पता भी इतने हाई एक्यूरेसी लेवल में लगाती है कि इसके सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल। सुपर कंप्यूटर पता नहीं लगा सकता जितना अच्छा तरीके से। उसका पता लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन से लेके 30 दिन। किसी के शरीर में 1 दिन में पता चलेगी, किसी के शरीर में 5 दिन लग जाएंगे, किसी के शरीर में 10 दिन, किसी के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर पता कर लेगी कि टॉक्सिन्स कहाँ पे, कचरा कहाँ। दूसरा काम करेगी ये डिटॉक्सिफिकेशन का। मतलब जो इसने 1 से 30 दिन के अंदर कोशिकाओं के अंदर कचरा ढूंढा, उस कचरे को अब ये शरीर से बाहर निकालेगा। अब कचरा शरीर से बाहर निकलेगा मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, कफ के द्वारा या वॉमिटिंग के द्वारा। तो जब कचरा निकलना शुरू होगा उस टाइम कुछ हल्की फुल्की तकलीफें हो सकती हैं।
क्या तकलीफें हो सकती है, जैसे किसी को लूज मोशन हो सकता है, दस्तें लग सकती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, किसी को यूरिन ज़्यादा आ सकता है, किसी के यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, किसी को पसीना ज़्यादा आ सकता है, जिनके कफ जमा होगा कफ निकलेगा, और जब कफ निकलता है तो कईयों को सांस की तकलीफ हो जाती है, या पहले से सांस की तकलीफ थोड़ा बढ़ सकती है, या जब कफ निकलता है तो कईयों को खांसी होने लगती है, कईयों को वॉमिटिंग भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है, कोई दर्द है तो वो दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में खाई होगी या गुटखे वगैरह ज़्यादा खाए होंगे तो उनमें जो केमिकल होता है वो स्किन के द्वारा बाहर निकलता है, यानी खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी भी हो सकती है। इसके अलावा आने वाले 6 महीने 12 महीने के अंदर कौन सी बीमारी आने वाली है ये उसको भी डायग्नोज करके बता दें, वो भी निकल के बाहर। तो जब लोगों को ये तकलीफ़ें होने लगती है तो लोग इसके साइड इफ़ेक्ट समझ के बंद कर देते हैं, बोले बेकार चीज़ है, मैंने तो मेरा दर्द ठीक होने नहीं लगा, उल्टा मेरा दर्द बढ़ गया, या मेरे तो ये तकलीफ थी नहीं, ये लेने से तकलीफ भी हो गई। बंद करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए हम किसी को भी बिना समझाए चीज़ नहीं देते, पूरी तरह से समझा कर ही देते हैं कि अगर इस तरह की कोई तकलीफ होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि इसने शरीर के अंदर जाके बीमारी को पहचान लिया है और बीमारी को शरीर से बाहर निकाल रही है, इसको निकलने दीजिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आपके शरीर में से कचरे को बाहर निकाले बिना आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती, और उसको जड़ से ख़त्म करना है तो उसको शरीर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, इसलिए इसको निकलने दीजिए। और इसमें क्या होता है कि 95% केसेस में ये जो तकलीफें होती हैं वो सहन करने में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, आराम से अपन सहन कर सकते हैं, हल्की फुल्की तकलीफें होती हैं, लेकिन 5% केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ तकलीफ हद से ज़्यादा हो जाती है, सहन नहीं होता। उस हालत में हम क्या करते हैं, डोज कम करते हैं, बिल्कुल मिनिमम डोज पे आ जाते हैं लेकिन बंद नहीं करते, और मिनिमम डोज पे आने के बाद भी अगर बड़ी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो उस तकलीफ के लिए आप एलोपैथी का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ 1% केसेस में, ज़्यादातर ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। अब आप चाहे डोज कम करो या ना करो, ये जो भी तकलीफ होती है 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन डिपेंड करता है कि शरीर के जिस अंग से कचरा निकल रहा है उस अंग में कचरा कितना है, ज़्यादा कचरा होगा ज़्यादा दिन, कचरा कम होगा तो कम दिन में आराम। जैसे अपन घरों की सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं, आधे पौने घंटे में सफाई हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने मकान को ताला लगा के साल भर के लिए कहीं बाहर चले जाओ, साल भर बाद आओगे तो क्या आधे पौने घंटे में सफाई हो पाएगी? उसमें 10 15 20 दिन लग जाएंगे पूरी तरह से साफ करें। सेम इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर कई सालों से कचरा जमा हो रखा है, तो जब जैसे ही बाहर निकल जाएगा अपनी बड़ी तकलीफ अपने आप वापस कम। लेकिन नॉर्मली 20 से 25 दिन के अंदर तो कोई भी बड़ी तकलीफ अपने आप कम हो ही जाए। और एक बार बड़ी हुई तकलीफ कम हो गई और आपने अगर डोज कम किया था तो अब डोज को वापस बढ़ाना पड़ेगा, वापस पहले वाली डोज पे आना पड़ेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन वाले पूरे काम में जो टाइम पीरियड लगेगा वो 1 वीक से लेके 30 वीक तक लगता है, 1 वीक से 30 वीक, यानी 7.5 महीने के अंदर पूरे शरीर की साफ सफाई हो जाएगी। तीसरा काम ये करेगी, रेगुलेशन, बैलेंसिंग। हमारे शरीर के अंदर कई तरह की ग्रंथियाँ हैं, हर एक ग्रंथि कई अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाती है, और मैंने ये भी बताया कि हर हार्मोन का कुछ फिक्स काम होता है, तो जो हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है तो भी बीमारी आती है। इस हार्मोन को बैलेंस करना, कोई भी हार्मोन अगर हमारे शरीर की जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो उसको घटा के शरीर की जरूरत, कम मात्रा में बन रहा है तो भी उसको बढ़ा के शरीर की लेवल पे ला के छोड़ देगी, लेवल से कम ज़्यादा नहीं है, यानी एक तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम। इसके अलावा हमारे शरीर में और भी बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है। जैसे अपन कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर WBC होती है, RBC होती है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है। ये उन सब चीज़ों को भी बैलेंस करें, अगर जरूरत की ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा तो कम कर देगी, कम है तो ज़्यादा लेवल पे लाके छोड़ें। और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो 1 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम पीरियड है। कोई डिपेंड करता है इम्बैलेंस कितना है, ज़्यादा इम्बैलेंस होगा ज़्यादा समय। चौथा काम करेगी ये रिपेयरिंग का।
खाने पीने और वातावरण के द्वारा जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये कोशिकाओं की दीवार को तोड़ के कोशिकाओं के अंदर जाके निकलता है और अंदर जाके भी तोड़ करता है, तो इन कोशिकाओं की वापस रिपेयरिंग करने में टाइम लगेगा 6 महीने से लेके 24 महीने। वही डिपेंड करता है टूटने कितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा टूटने की ज़्यादा समझ। 5वां काम करेंगे रीजेनरेशन का। दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें क्या होता है, नई नई कोशिकाएं बनती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। एक बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसमें नई कोशिकाएं बनने की गति काफ़ी तेज होती है, इसलिए उसका विकास भी जल्दी होता चला जाता है। लेकिन 40-50 साल की उम्र में आने के बाद नई कोशिकाएं बनने की गति धीमी बढ़ने लगती है और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए अपन बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में इतनी ज़बरदस्त क्षमता है कि आप किसी भी एज में लेना शुरू करो, आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं के मरने की गति को बिल्कुल धीमा कर। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपना प्रोडक्ट अगर लगातार इस्तेमाल करेगा तो अपने बुढ़ापे को 20 साल पीछे रखेगा। और इसी गुण की वजह से इसे किंग ऑफ हर्ब्स की उपाधि दी गई है, जड़ी बूटियों का राजा का, क्योंकि ये गुण दूसरी किसी भी जड़ी बूटी में नहीं। तो जोरदार तालियां हो जाए इसके। और इसमें रीजनरेशन वाले काम में जो टाइम पीरियड लगेगा 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का टाइम पीरियड है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं कि जड़ी बूटियों का राजा किसे कहा गया, तो इसी का नाम आ गया गैनोड्रोमाटिस। और इसके ऊपर आपको 30 लाख से ज़्यादा वेब पेजेस मिलेंगे और 4000 के लगभग रिसर्च रिपोर्टें मिलेगी दुनिया भर की अलग अलग लेबोरेटरीज, कंपनी की नहीं। कंपनी तो अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के ही बताएगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग लेबोरेटरीज में जो रिसर्च हुई है, ऐसी 4000 से ज़्यादा रिसर्च रिपोर्टें अवेलेबल है और किसी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसकी स्टडी आप गूगल पे जाके कर सकते हैं। अब मैंने जो ये 5 काम बताए और 5 कामों के लिए जो टाइम पीरियड बताया, वो टाइम पीरियड तब है जब आप अपने शरीर के मुताबिक प्रॉपर डोज दें। अगर आप डोज कम लोगे तो टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा जिस अनुपात में आप डोज कम लेंगे। जैसे एक एग्जांपल में, मान लो किसी को डायबिटीज़ है और उसकी डायबिटीज़ अपनी 8 यूनिट डेली लेने से मान लेते हैं 1 साल के अंदर खत्म हो जाए। वो कहता है नहीं, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं 8 यूनिट डेली नहीं ले सकता, मैं 4 यूनिट ही डेली ले सकता। तो 1 साल के बजाय 2 साल हो जाए। वो कहता नहीं, मैं 4 यूनिट भी डेली नहीं सकता, मैं तो 2 यूनिट डेली ले सकता, तो 2 साल के बजाय 4 साल हो जाए। वो कहता नहीं, मैं तो 1 यूनिट ले सकता हूँ, तो 4 साल के बजाय 8 साल हो। यानी जितनी आप डोज कम लोगे टाइम पे उतना ही बढ़ता है। प्रॉपर डोज लेने पे 1 से 3 साल के अंदर सारी बीमारियाँ जड़ से जाएँ। अब प्रॉपर डोज क्या होती है ये भी हम पहले से किसी को नहीं बता सकते, हर किसी की डोज अलग अलग होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, मान लो 3 व्यक्ति हैं, तीनों की उम्र है 45 से 50 साल के बीच, तीनों को 5-5 साल से डायबिटीज है, तीनों एलोपैथी की 2 गोली सेम गोली रोज खाते हैं और आज की स्थिति है कि तीनों का शुगर लेवल 250। सारी कंडीशन सेम है, उम्र सेम है, बीमारी सेम है, कौन सी गोली खा रहे हैं वो सेम है, कितनी गोली खा रहे हैं वो सेम है, आज का शुगर लेवल, सारी बातें समान होते हुए भी तीनों की डोज अलग अलग हो सकता है। किसी को 2 यूनिट पर डे देनी पड़ जाए, किसी को 4 यूनिट पर डे देनी पड़ जाए, किसी को 8 यूनिट पर डे। ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी पावर। जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी उसको कम डोज की जरूरत पड़ेगी और ठीक होने में समय भी कम लगेगा, और जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उसको डोज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और ठीक होने में समय भी ज़्यादा। अब दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैमाना सामने नहीं आया जो चेक करके बता सके किसकी इम्यूनिटी कितनी, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी। इसलिए हम क्या करते हैं कि कम डोज से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाते हैं, फिर उसकी बॉडी बता देती है कि उसको कितने डोज की है, और ये बॉडी कैसे बताती है ये अपन जब प्रोडक्ट देखेंगे तब बात करेंगे। अभी इसके 2 काम और भी बात। छठा काम ये करती है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएँ, सारी कोशिकाएँ, अरबों खरबों कोशिकाएँ, उन कोशिकाओं की दीवार जिनको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसको इतना मजबूत कर देगी कि बाहर का कोई बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस उसके अंदर जा ही नहीं पाए।
हालांकि खाने पीने और वातावरण के द्वारा कचरा तो शरीर के अंदर जाएगा, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कोशिकाओं की दीवार मजबूत हो जाने की वजह से वो कचरा कोशिकाओं के अंदर में जाके कोशिकाओं की दीवार से टकरा के डेली के डेली शरीर से बाहर निकले। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कोई बीमारी हमको नहीं। और सातवां काम ये करती है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को 150% तक बढ़ाती है। हम कई बार देखते हैं सुनते हैं कि कई लोग योगा और प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। सुना है कभी योगा और प्राणायाम करने से लोग ठीक होते हैं? कैसे हो जाते हैं? क्या लॉजिक काम करता है? लॉजिक ये रहता है कि जब व्यक्ति योगा प्राणायाम करता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में इंटेक्ट होती है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाके क्या करती है? ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करती है। खून की नलियों के अंदर खून तेज़ी से दौड़ने लगता है, और खून के तेज़ी से दौड़ने से दो काम होते हैं। पहला काम तो होता है कि खून की नलियों की साफ सफाई होती है, यानी जैसे नाली में कहीं कचरा फंसा हुआ है, अपन तेज़ी से पानी डालते कचरा आगे चला जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से जो 1 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है हमारे शरीर के अंदर, वो पूरी तरह से साफ है। और दूसरा, ब्लड का मेन काम होता है कि हर कोशिका को भोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करें। ये ब्लड का मेन काम है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया तो जो बीमार और कमज़ोर कोशिकाएं होती है उनको खाना पीना और ऑक्सीजन टाइम पे मिल जाए। टाइम पे मिलने से बीमार कोशिकाएं भी स्वस्थ होकर अच्छा काम करना शुरू करेंगी। इस तरह से शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो गई। जब सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो गई तो शरीर खराब हो गई। कोशिकाएं बीमार थी इसलिए शरीर बीमार हो गई। तो अपना प्रोडक्ट भी वही काम करता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो सर्कुलेशन के फास्ट होने से ये दोनों काम। लेकिन अपना प्रोडक्ट योगा और प्राणायाम से भी बहुत बढ़िया माना गया। बढ़िया मानने के कुछ कारण है, मैं आपको बताऊँ। पहला कारण है कि योगा और प्राणायाम पे ये सब एक ही काम करता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी, जबकि अपना प्रोडक्ट से एक काम कर रहा है 6 काम महीने करेगा। दूसरा बढ़िया मानने का कारण, योगा और प्राणायाम से शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जबकि अपने इस प्रोडक्ट से ऑक्सीजन के साथ साथ इसके अंदर से 400 पोषक तत्व पाए गए, वो भी शरीर को। तीसरा बढ़िया मानने का कारण, योगा और प्राणायाम जो केमिकल वाले टॉक्सिन्स निकालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि योगा और प्राणायाम का जो आविष्कार हुआ था वो ऋषि मुनियों के टाइम में हुआ। ऋषि मुनियों के टाइम में भी खाने पीने वातावरण में कचरा था, लेकिन केमिकल वाला कचरा था। इसलिए उस टाइम कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ता था तो वो योगा प्राणायाम से ही ठीक हो जाता, क्योंकि जो कचरा गया योगा प्राणायाम से निकल जाता था, केमिकल वाला कचरा था ही नहीं। आजकल के टाइम में आ गया केमिकल वाला कचरा, तो योगा प्राणायाम भी निकालने से सक्षम। अपन ये भी देखते हैं कि योगा प्राणायाम कुछ लोग ही, जबकि अपना प्रोडक्ट केमिकल वाला टॉक्सिन। और चौथा बढ़िया मानने का कारण है कि योगा और प्राणायाम की कुछ लिमिटेशंस हो। योगा और प्राणायाम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक छोटा बच्चा योगा प्राणायाम नहीं कर पाएगा, एक बिस्तर पे लेकर आप पेशेंट योगा प्राणायाम नहीं कर पाएगा, हार्ट पेशेंट की स्थिति में या प्रेगनेंसी पीरियड में कहीं योगा प्राणायाम मना हो। जबकि अपना ये प्रोडक्ट 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के लोग, किसी को भी आप कितनी भी मात्रा में उसका कोई साइड इफेक्ट, और हर तरह से ये शरीर में फायदा ही फायदा। अब यहाँ पे मेरी बात समाप्त होती है। कहने का मतलब सार रूप में ये है कि अपने इस प्रोडक्ट को किसी बीमारी से कोई मतलब नहीं है। ये किसी बीमारी पर काम नहीं करता, ना ही किसी बीमारी को ठीक करता। ये तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, पूरे शरीर की साफ सफाई कर देगा, जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है वहाँ बैलेंस कर देगा, जहाँ कोशिकाओं में टूट हो रही है वहाँ रिपेयरिंग कर देगा, जहाँ नई कोशिकाएं बनाने की जरूरत है वहाँ नई कोशिकाएं बना देगा, सारी कोशिकाओं की दीवार को मजबूत कर देगा और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी होगा। तो कोई बीमारी टिक सकती है? किसी बीमारी टिकने का सवाल ही रहता है। यानी बीमारियों पे काम न करके बीमारी को पनपाने वाले जो मूल कारण होते हैं ना, उन सब कारणों को जड़ सकते हैं। इसलिए अपनी शरीर की कौन सी सारी बीमारियां भी जड़ से खत्म हो रही है और एक स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई डाउट, कोई बात समझ नहीं है किसी का कोई सवाल पूछो, सबको आ गया समझ में?